तो दोस्तों एक बार फिर नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। ये इतना जबरदस्त एनालिसिस है दोस्तों कि जितनी भी कंपनीज बड़ी हुई हैं, जितने भी इंडिविजुअल लोग बहुत ही बड़े पद पे गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना खुद का शॉर्ट एनालिसिस किया। इनफैक्ट कंपनियां जो हैं वो एनालिस्ट रखती हैं किस प्रकार से उनका शॉर्ट एनालिसिस किया जाए। तो आज मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सब समझाता हूँ कि ये शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे किया जा सकता है और इसके द्वारा आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा कैसे बना सकते हैं। राइट, तो आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। ओ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो दोस्तों आप एक चीज अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या चीज मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। दैट इज शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक। शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट। और ये चारों वर्ड मिलके एक जबरदस्त एनालिसिस देते हैं, जिसे हम शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक कहते हैं। आप चिंता मत करें, मैं धीमे धीमे करके आपको हर एक चीज एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी सेल्फ एनालिसिस करने की टेक्निक, शॉर्ट एनालिसिस टेक्निक साझा करने जा रहा हूं, जिसके जरिए हम खुद का एक एनालिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और आप दंग हो जाएंगे कि आप ये कैसे कर पाए, कैसे आपने इतना बढ़िया सा समझ लिया। आइए जानते हैं ये तकनीक क्या है। जैसे कि मैंने बताया, इस तकनीक का नाम है शॉर्ट एनालिसिस। इसकी सहायता से हम अपनी स्ट्रेंथ मतलब खूबियों को जान सकते हैं, वीकनेसेस मतलब कमजोरियों को जान सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज यानी हमारे सामने जितने भी अवसर हैं उनको हम समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अगर हम थ्रेड्स पे फोकस नहीं करेंगे तो कई बार हमारा बना बनाया बिजनेस भी नीचे आ जाता है। तो हमें हमेशा अपनी चुनौतियों के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। इसमें हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछकर उनके उत्तर देना होगा। कौन से सवाल, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि जितनी आसानी से हम दूसरों की कमियां और खूबियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उतनी आसानी से स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाते दोस्तों। वो कहते हैं ना कि दूसरे के बारे में कहना बहुत आसान है, लेकिन सच मायने में अपना मूल्यांकन करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु ये बात भी सच है कि जितनी सटीकता और वास्तविकता से हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मानते हैं ना दोस्तों? हमारी खूबियां और कमियां हमसे बेहतर और कौन जान सकता है? दोस्तों आदमी अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है, वो बात अलग है वो माने चाहे वो ना माने। राइट, थोड़ा आगे चलते हैं। तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप एक पेन और कागज ले लीजिए और उस कागज को एकांत में लिख के चले जाइए, जहां पे कोई शोर ना हो, कुछ भी ना हो। और ऐसे कंडीशन में उस शांत जगह पे, वो क्या हो सकता है, वो आपका कमरा हो सकता है, वो आपकी छत हो सकती है, घर का कोई कोना हो सकता है, कोई आंगन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बस मेन चीज है आपका डिस्टरबेंस वहां पे नहीं होना चाहिए। अब इस कागज के टुकड़े को आप चार भागों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, मैंने कागज का टुकड़ा लिया हुआ है और शॉर्ट एनालिसिस लिखा हुआ है। उसके एक भाग पे आपको लिखना है स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ। दूसरे भाग पे आपको लिखना है डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस। तीसरे भाग पे आपको लिखना है ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। और चौथे भाग पे आपको लिखना है टी फॉर थ्रेट। इसमें से पहले और तीसरे हिस्से वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, यानी कि आपके लिए उपयोगी है। लेकिन दूसरे और चौथे हिस्से वाली जो चीजें हैं वो आपके लिए हार्मफुल हैं, यानी कि नुकसानदायक है। इसीलिए इसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप इस कागज पे देख रहे हैं दाहिनी तरफ, ध्यान से देखिए। मैंने एस लिखा है, उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ नंबर 1, स्ट्रेंथ नंबर 2, स्ट्रेंथ नंबर 3 लिखा हुआ है। जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो उनको रोकती हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें उस पर नहीं देखना चाहिए, उन्हें उस पर गौर करना चाहिए उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो किताब पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, जबरदस्त तरीके से वो किताब पढ़ते हैं, और कभी भी उनसे बात करो तो लगता है कि कितना जबरदस्त ज्ञान उनके पास है। राइट, सेकंड नंबर पे मैंने देखा है कुछ लोग भला के ऑनेस्ट होते हैं, और वो ऑनेस्टी जो है वो उनकी टीम से छुपी हुई नहीं रहती, लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। राइट, तीसरे नंबर पे मैंने देखा है कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो एक नेतृत्व करते हैं,
पूरी टीम को आगे ले जाके चलते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो वो स्वीकार करने में नहीं डरते। ये सब स्ट्रेंथ है दोस्तों एक आदमी की। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप में होंगी, मैंने कहा ना, वो आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, हम जब तक उसे पेन नहीं करते हैं, जब तक हम उसे लिखते नहीं है, तब तक वो हमारे अंदर रहती है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, वो हिडन रहती है। तो कहते हैं ना, हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ता था कि आप कितने बलशाली हैं। तो हम सब भी तो हनुमान हैं दोस्तों, सही बात है ना? इसी प्रकार से आपको वीकनेसेस के लाइन में लिखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या है। सही, पहली वीकनेस क्या है? जैसे कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ सुबह उठ नहीं पाते हैं। कई लोग रात को बहुत देर तक जगते हैं सो दैट वो सुबह उठने में उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि उनका पूरे दिन का लगभग एक चौथाई हिस्सा जो है, वो ऑलमोस्ट वेस्ट चला जाता है। कई लोग मैंने देखा है टाइम पे कहीं नहीं पहुँच पाते हैं, जबकि वो अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें कोई कमी है, बस एक छोटी-सी आदत है कि पता नहीं मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, राइट? तो इस प्रकार की चीज़ें कभी-कभी एक अच्छे टैलेंटेड इंसान को भी कहाँ ले जाती हैं, पीछे ले जाती हैं। एक और वीकनेस मैंने देखा है कि कई बार आदमी जो है वो चीज़ों को सीखना पसंद नहीं करता है जल्दी, है ना? चेंज होने को तैयार नहीं होता है। जैसे मैं देखता हूँ कि देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कई बार बताया कि मैंने भी कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा था। जब मैं पढ़ रहा था, अपना मेडिकल भी कर रहा था, उस समय भी कंप्यूटर्स नहीं आए थे। लेकिन समय के साथ मैंने अपने आप में चेंज किया। मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, लेकिन चूँकि मुझे बिज़नेस की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको सीखना शुरू कर दिया। मैं इस बात को डायग्नोसिस कर चुका था, ये मेरी वीकनेस है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, ये कहाँ लिखा है कि हम डिग्री लेके ही सीख सकते हैं। आराम से हम मेल चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। हम ज़ूम पे आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मीटिंग कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। मुझे आज भी याद आ रहा है, मेरे एक रिलेटिव थी मौसी, राइट? वो ऑलमोस्ट 65 इयर्स की एज में योगा सीखने जा रही थी। 67 की एज में मैंने देखा कि उनको कंप्यूटर सीखने का चस्का लगा और वो हमेशा हेल्दी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा नया सीखने में लगी रहती थी। उनके अंदर कोई डिप्रेशन, कोई भी ऐसा अवसाद उनके अंदर नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा नई चीज़ सीखने में अपना दिमाग लगाती थी। ओ फॉर अपॉर्च्युनिटीज़, आज की डेट में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी आपके पास है, उसको भी प्लान कर लीजिए। थ्रेट क्या-क्या है, इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊँ, आइए कुछ स्लाइड्स और देख लेते हैं। अब एक-एक कर नीचे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर संबंधित भाग में लिखते चले जाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया। याद रखें, इन सवालों के उत्तर आपको पूरी निष्पक्षता से देना है, ईमानदारी से देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चालाकी मत करिए, क्योंकि बात आपकी सक्सेस की हो रही है, किसी और सक्सेस की नहीं हो रही है। बात आपके खुद के शॉर्ट एनालिसिस की हो रही है और किसी के शॉर्ट एनालिसिस की नहीं हो रही है। बात आपके अपने बिज़नेस की हो रही है, बात आपके सपनों की हो रही है, बात आपके परिवार के और आगे जाने की हो रही है। तो यहाँ पे निष्पक्षता और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जवाब लिखने में किसी भी तरीके की जल्दबाज़ी ना करें। ऐसे समय पे ये जवाब मत लिखें जब आपको कहीं जाना है या आप बहुत बिज़ी हैं, थोड़ा-सा समय निकालिए अपने लिए। और मैंने ये देखा है दोस्तों, इस लॉकडाउन के पीरियड में कि जब आदमी अपने लिए समय निकालता है ना, तो सच मायने में वो अपने आप को रिडिफाइन करता है। मुझे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मालूम चली जो मेरे अंदर कमी थी, बहुत सारी चीज़ें मालूम चली जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, मैं जानता नहीं था। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पहला पेज जो आपने एस लिखा था, स्ट्रेंथ यानी खूबियाँ। यहाँ पे ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू, ये आपको पेन करना है, लिखना है। जैसे कि पहला सवाल मैं आपसे पूछूँगा, आपको आराम से उसको लिखना है जब भी आपके पास मौका हो। मेरे अंदर क्या कौशल और क्षमताएँ हैं? मेरे अंदर क्या कौशल और क्षमताएँ हैं? कौशल का मतलब हो गया स्किल्स, राइट? सेकंड नंबर पे, मैं किन क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर सकता हूँ? जैसे कि मैं देखता हूँ कई लोगों को ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल होती है, लेकिन कई बार वो बैंक में क्लर्क बने रहते हैं। हैरान हो जाता हूँ। मुझे आज भी याद आ रहा है, मैं कुछ साल पहले बैंक गया था और वहाँ पे मुझे अपनी पासबुक में एंट्री करानी थी। और दोस्तों, आजकल बैंक्स बड़े अच्छे हो गए हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे प्लांट्स लगे हुए थे उस ब्रांच में। बिल्कुल हाई वैल्यू ब्रांच थी। तो मैंने इमीडिएटली जो है उनको कांग्रेचुलेट किया। मैंने कहा, आज तो आपका बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई एम फीलिंग सो नाइस। ये पौधा बाय द वे कौन-सा है, क्या आपको पता है? क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से फूल खिले हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो क्लर्क अपनी सीट से उठे और उसके बाद वो वापस आए वहाँ पे जहाँ पे वो प्लांट रखा हुआ था और उन्होंने मुझको उस प्लांट के बारे में इतना डिस्क्राइब किया, और ये कौन-सा पेडिकल्स है, ये कौन-सा फ्लावर है, इसमें कौन-सा ये है, कौन-सा ये है। मतलब उन्होंने पूरी बॉटनी मुझे बता दी और मैं एकदम दंग रह गया कि ये पर्सन हू इज़ सिटिंग ऑन द सीट ऑफ ए क्लर्क हू इज़ जस्ट फिलिंग द पासबुक नोज़ सच मच थिंग्स अबाउट बॉटनी। तो मैंने उससे पूछा कि आपको इतना ज्ञान कैसे है? तो उन्होंने बताया, आई एम एमएससी इन बॉटनी। गॉड! अब आप अंदाजा करके देखिए, जो आदमी एमएससी इन बॉटनी है और वो आदमी पासबुक एंट्री कर रहा है। तो कई बार दोस्तों, हम
वहां नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं। तो मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने कहा आपने बॉटनी में क्यों नहीं अपना करियर बनाया? तो बोले वो क्या करें, तो घर में 2 बहनें थी, फादर की डेथ हो गई थी, तो जो नौकरी मिली मैंने कर ली। लेकिन दोस्तों, अपना बिज़नेस कितना बड़ा अवसर देता है। मैं मानता हूँ उस समय परिवार को फाइनेंस की ज़रूरत थी, फादर नहीं थे, बहनों की शादी करनी थी, लेकिन ये किसने कहा है कि हम अगर क्लर्क हैं तो क्लर्क ही बने रहें? हम क्यों नहीं अपने सपने को परस्यू कर सकते? ये सवाल मेरा आप सबसे है, और ये सवाल आप अपने दोस्तों, अपने नियर एंड, अपने वेल विशर से ज़रूर पूछिए। अगर आप कभी भी ऐसे इंसान से टकरा जाएँ, तो आप उनसे कहिए कि क्या आप वाक़ई सीरियस हैं अपने करियर को लेके? क्या आप वाक़ई सीरियस हैं अपने पैशन और अपने इंटरेस्ट को लेके? मेरे पास एक ज़रिया है, जहाँ सिर्फ 2 घंटे रोज़ देके या वीक में 6-7 घंटे देके आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे मालूम चलेगा? जब आप उसको ये सारी चीज़ें बताएँगे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, मेरा विलक्षण गुण क्या है? दोस्तों, कई बार जब मैं टीम से बात करता हूँ, यकीन मानिए, मैं कई सारे मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ। दे आर जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर्स, राइट? वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही पोटेंशियल है उनके पास, लेकिन वो अपना विलक्षण गुण पहचान नहीं पा रहे। जैसे मेरी टीम में कई सारे लोग हैं, वो लॉजिक्स पे बहुत ही ज़बरदस्त बात करते हैं। वो ऐसा-ऐसा लॉजिक लेके आते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। जैसे अभी अमित बहुत अच्छा बोल रहा था। ही इज़ अ वेरी इमोशनल फेलो, और इमोशन के चलते ये कुछ भी कर सकता है, आई कैन प्रॉमिस। लेकिन अगर इसको लॉजिक समझाएँ उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इमोशन से समझाएँ तो ये कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है, आई कैन प्रॉमिस ऑन दैट। इसी प्रकार से दोस्तों, हर एक इंसान में एक विलक्षण गुण होता है। आपको वो विलक्षण गुण अपने आप से बात करके, सेल्फ एनालिसिस करके ढूँढ निकालना है, और वो विलक्षण गुण के ऊपर अगर आप खेलेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे आज भी याद आ रहा है, एक मूवी मैं देख रहा था, चांदनी चौक टू चाइना समथिंग लाइक दैट, उसमें अक्षय कुमार थे, और उनके सामने जो अपोनेंट था वो कराटे जूडो चैंपियन था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो उनके मेंटर ने उनसे कहा कि कौन-सा ऐसा मूव है जो तुमने हज़ारों बार किया हो? तो ही वाज़ अ शेफ इन दिल्ली, जब वो चाइना जाने से पहले। तो वो आलू जब काटते थे तो बहुत तेज़ी से काटते थे, राइट? तो उन्होंने कहा वही मूव इस्तेमाल करो, और वो मूव जब वो इस्तेमाल करता है, तो वो अपने अपोनेंट को हरा देता है, और वो उसका विलक्षण गुण था दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने साथ बैठिए। आप अपने साथ बैठिए और अपना वो विलक्षण गुण ढूँढने की कोशिश करिए। वो विलक्षण गुण आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपको भी इस बात का एहसास नहीं है। कौन से व्यक्तिगत गुण, मूल्य मुझे सफलता दिलाएँगे? ये चौथा पॉइंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन से व्यक्तिगत गुण, मूल्य मुझे सफलता दिलाएँगे? इसको नोट करिए। कई बार क्या होता है, हम अपनी वीकनेसेस जानते हैं, लेकिन हम उसे ओवरकम नहीं करते हैं। आप सबसे पहले लिखिए कि कौन से ऐसे गुण हैं जो मेरे अंदर विद्यमान हैं और वो मुझे सफलता दिला सकते हैं। मानिए दोस्तों, जब आप ये सब चीज़ों को पेन कर लेंगे ना, तो आपको हैरानी होगी कि आप अपने बारे में इतना कुछ जानते हुए भी नहीं जानते थे, राइट? अब आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, डब्ल्यू। और डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बताया, वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ, अवगुण, ऑल द नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू। देखिए दोस्तों, किसी और से नेगेटिव सुनने से अच्छा है हम क्यों ना उस कागज में, उस पोर्शन में अपनी खुद की नेगेटिविटी को नोट करें और उसको बेटर करने की कोशिश करें। और यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन होगा, कौन-कौन से नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर हैं? देखिए दोस्तों, कई बार मैंने देखा है ना? बंदे में पोटेंशियल होता है, ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है, लेकिन वो नेगेटिव सोचता है। जैसे कि वो बहुत अच्छी अप्रोच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो पहले कहेगा, नहीं माना तो, नहीं जॉइन किया तो, नो बोल दिया तो, अरे मैं तो कर नहीं पाऊँगा। तो ऐसे कंडीशन में वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये जो उसके थॉट्स हैं, ये उसको परेशान कर रहे हैं, उसको अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आने दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेन करनी होगी, नोट करना होगा। सेकंड नंबर पे, मेरी क्षमताओं, पोटेंशियल में किन चीज़ों की कमी है? लिखिए नोट। ठीक है कि मेरा पोटेंशियल तो है, लेकिन मुझे फुल पोटेंशियल में आने से कौन-सी चीज़ें रोक रही हैं? जब उसके बारे में आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपका दिमाग आपको बताएगा कि ये चीज़ें हैं, इसको मुझे दूर करना चाहिए। तीसरे नंबर पे, मुझे कौन से कौशल हासिल करने हैं, कौन-सी स्किल की कमी है। जैसे मैंने देखा कई लोग लिस्ट बहुत अच्छी बनाते हैं, राइट? कई बार वो प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, फॉलो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो अप्रोच करने में उनको चैलेंज होता है। तो जब आप डायग्नोसिस इसको कर लेंगे, जिस भी चीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी हमें मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको वो डायग्नोसिस करना होगा कि आखिरकार ऐसी कौन-सी स्किल है जिसमें मुझे वीकनेस है।
कौन सी स्किल है जिसमें मैं कमजोर हूं, और वही एक वीकनेस आपके 50 स्ट्रेंथ को ढक दिया है, राइट? तो ये जानिए और वो स्किल को ओवरकम कर लीजिए, स्किल को सीख लीजिए, और आप देखेंगे आप एक बेहतरीन लीडर बन के उभरेंगे। चौथे नंबर पे, मैं अपने जीवन में कौन से क्षेत्र में सुधार कर सकता हूं, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कई लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं। अरे क्या दिक्कत है दोस्तों, मेरे मेंटर ने बताया था कोई भी चीज अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। मैं मानता हूँ दोस्तों, सुबह उठने में मुझे भी दिक्कत होती है, इतनी बढ़िया नींद आ रही होती है, मस्त नींद आ रही होती है, लेकिन मेरे मेंटर ने मुझे कहा कि ज्यादा नहीं, केवल 21 दिन के लिए इस बात का पेंस ले लो और तुम देखोगे 22वें दिन से तुम्हारी एक अच्छी आदत बन जाएगी। पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने 21 दिन तक प्रण किया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, 5:30 बजे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। इनफैक्ट मैं अपने मेंटर के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था। लेकिन जैसे-जैसे 10 दिन हुए, 15 दिन हुए और 21 दिन होते-होते दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब मैं सुबह उठता था, थोड़ा वॉक के लिए जाता था, इतनी ताज़गी महसूस होती थी, इतने अच्छे फूल, इतना अच्छा गार्डन और बड़ी स्ट्रेंथ अंदर महसूस होती थी, जैसे लगता था कि ज़बरदस्त हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं और अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5:30 उठ के मैं वॉक करता था, ऑलमोस्ट 6 सवा 6 बजे लौट के आता था और उसके बाद एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब उठाता था और उसे पढ़ता था। इसकी वजह से क्या होता था कि मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतने लग गया। और जब मैंने 1 महीने के बाद देखा, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, मैं ज़्यादा किताबें पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा सीडी सुन रहा था, मैं ज़्यादा अच्छी प्रॉस्पेक्टिंग कर रहा था। तो केवल एक अवगुण को सही किया मैंने, देर से उठने की जगह जल्दी उठना शुरू किया और आज इस बात को दोस्तों लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करिए, अगर मैंने रोज़ 2 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल लिए, तो मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। सिर्फ़ एक वीकनेस को दूर करने की वजह से कितना फ़ायदा हो गया। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप डेफ़िनिटली इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो ढूँढ निकालिए अपनी कमज़ोरियों को, उसके ऊपर विजय प्राप्त करिए और आप देखेंगे कि आप कितना बेहतर अपने बिज़नेस में कर पा रहे हैं। और एक और चीज़ नोट करिएगा, जब आप अपने किसी भी अवगुण पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो आपके बच्चे, आपके डाउनलाइन, आपकी टीम सब आपको देख रही है। वी ऑल आर लिविंग इन द ग्लास हाउसेस। और इसकी वजह से क्या होगा, जब आपके अंदर में बेटरमेंट आएगा, तो आपके बच्चों में बेटरमेंट आएगा, आपकी फैमिली में बेटरमेंट आएगा और सबसे बड़ी बात है आपके डाउनलाइन्स, आपकी टीम में बेटरमेंट आएगा। और अगर टीम में बेटरमेंट आ गया, तो आप उस लेवल पे कैसा रखते हैं जिस पे हैं, डेफिनिटली आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे और आप सपने पूरे करते चले जाएँगे। नेक्स्ट दोस्तों, अपॉर्च्युनिटीज़ यानी उपलब्ध सुअवसर। कौन से ऐसे अवसर हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं? तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, मेरे लिए कौन से अवसर उपलब्ध हैं? जैसे कि हर महीने देखिए एमपी कुछ ना कुछ प्रमोश लेके आता है। डोंट यू थिंक कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी? जैसे अब की बार कैलमेक डे पे ऑफर आया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे 58 पीसी हैं, मैंने सबको फ़ोन किया और उसमें से ऑलमोस्ट 49 लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें से 9 ऐसे हैं जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक काम करिएगा, 2 मँगा लीजिएगा। उसमें से कुछ लोगों ने 3 के भी ऑर्डर दिए। तो अंदाज़ा करिए, एक-एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो अवसर भी हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आप वाक़ई उसे अवसर मानते हैं? क्या आप उसे अवसर जैसा ट्रीट करते हैं? कई लोग, अरे ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो आती रहती है, डॉक्टर साहब तो भेजते रहते हैं। राइट? उस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन तक सीमित मत रहने दीजिए, उसको अवसर में तब्दील कर लीजिए। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, मेरा एक ब्रदर है, कज़न ब्रदर है, राइट? वो उसका बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन अभी कोविड पीरियड में उसने क्या किया, सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। ही इज़ फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, उसने अपना बी फार्मा किया हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी परसों मेरी मुलाकात हुई है और उसने मुझे बताया कि उसने लाखों का टर्नओवर कर लिया। ही इज़ अर्निंग इन लैक्स। तो अंदाज़ा करिए, हमारे लिए कोविड क्या है, एक नेगेटिव चीज़ आ रही है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, कोविड एक पॉज़िटिव चीज़ हो गई। तो दोस्तों, हर चीज़ में एक नेगेटिव और पॉज़िटिव छुपा हुआ होता है। अब सवाल इस बात का है कि आपका दिमाग उसको अवसर के रूप में लेता है या उसको यूँ ही ले लेता है। सही है ना दोस्तों? तो लीडर और एक साधारण आदमी में यही फ़र्क होता है कि क्या आप उन अवसरों को पहचान पा रहे हैं, नंबर 1। क्या आप उस अवसर का लाभ उठा पा रहे हैं? क्या उस अवसर के लाभ उठाने से आपकी टीम को फ़ायदा हो रहा है? नंबर 4, क्या उस अवसर का लाभ उठाने से आपका खुद का विकास हो रहा है? ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से सोचनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे, कौन-सी ऐसी परिस्थितियाँ मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायता करेंगी? दोस्तों, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। लेकिन सच माने में उसे पेन नहीं करते हैं और पेन ना करने की वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी विचार हमारे दिमाग से हट जाते हैं या हम उसे भूल जाते हैं। आप इसे पेन करिए। कौन-सी परिस्थितियाँ हैं
जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जूम, आप खुद देखिए कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे लिए हो गई कि आज यहीं बैठे बैठे मैं पूरे इंडिया की टीम को डील कर पा रहा हूँ। यहीं बैठे बैठे मैं सोचिए, बगैर ट्रेन का टिकट लिए, बगैर प्लेन का टिकट लिए, बगैर होटल का रूम लिए, आराम से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई कि नहीं बन गई? तीसरे नंबर पे कौन से लोग मेरी सहायता और सहयोग कर सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आप हमेशा इन लोगों का नाम लिखिए और यकीन मानिए ये जो लोग होते हैं ना, मैं इन्हें फरिश्ता ही मानता हूँ। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई बार फाइनेंस की चीजें होती हैं, कई बार बिजनेस की चीजें होती हैं, है ना? मैं अपलाइन से हमेशा पूछता हूँ। अपलाइन एक ऐसा एडवाइजर है जो हमारी जिंदगी में भगवान के तुल्य है। वो हमें फ्री में इतनी बढ़िया-बढ़िया एडवाइस देता है। दूसरी बात है, वो हमेशा कभी भी चीट नहीं करता, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, हम उसकी टीम का हिस्सा हैं। तो देखिए जो पहली चीज़ होती है, वो हम अपलाइन से फौरन सहायता ले सकते हैं। हमारे परिवार में से बहुत सारे वेल विशर होते हैं, लेकिन सब नहीं होते दोस्तों। प्लीज़ माइंड इट। हर एक आदमी की सलाह मत मानिए। उसकी सलाह मानिए जो वाक़ई आपका वेल विशर है, या उसकी सलाह मानिए जो वाक़ई उस लाइन का ज्ञाता है, उस चीज़ का ज्ञाता है। सही बात है कि नहीं दोस्तों? अगर मुझे कुश्ती सीखना है, तो मुझे दारा सिंह के पास जाना पड़ेगा। कुश्ती सीखना है तो मैं किसी भी अरे-गरे के पास नहीं जाऊँगा। यही इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मुझे परसों एक आदमी मिल गए, बाहर टहल रहे थे, तो कह रहे थे कि मुझे मौका लगे तो मैं रतन टाटा को राय दूँ। मैंने कहा मत दीजिए आप राय। राइट? रतन टाटा को राय देने वाले एक से एक हैं, जिनको रतन टाटा करोड़ों में सैलरी देते हैं। सही है ना? आप अंदाज़ा करके देखिए, द पर्सन हू आर हैविंग ए लूना, है ना? वो लूना, और वो कह रहा है कि मैं रतन टाटा को राय दूँगा। तो क्या ऐसे लोगों की राय मानना चाहिए हमें? कई बार ये भी हमसे गलती हो जाती है। जो भी आता है हमारे दिमाग में कूड़ा डाल के चला जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग में कूड़ा जाने देते हैं, या फिर अपने दिमाग में बेहतरीन, शानदार, सफल लोगों की बातों का प्रवेश होने देते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज टी फॉर थ्रेट। थ्रेट यानी बाधाएं, खतरे, फियर, मुसीबतें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें पहला पॉइंट मेरा है, मुझे किन बाधाओं का सामना करना है? दोस्तों बहुत सारी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड। मुझे याद आ रहा है कि ऑलमोस्ट फरवरी में ये सब चीज़ों की शुरुआत हो गई थी। हम लोग फरवरी में थोड़ा-सा डगमगाए थे, लेकिन हम लोगों ने फ़ौरन ढूँढना शुरू कर दिया कि हम अपनी टीम के साथ कैसे इन्वॉल्व रह सकते हैं, कैसे अपनी टीम से बात कर सकते हैं, कैसे अपना बिज़नेस बना सकते हैं। हमें फ़ौरन ज़ूम मिल गया और ज़ूम के साथ हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। उसमें भी बहुत सारा बेटरमेंट करते चले गए, और आज देखिए कई सारी टिप्स हम लोगों ने कोविड पीरियड में निकाल के रखी। तो आपको ये जो थ्रेट्स हैं, इनका पहले से आपको अंदाज़ा करना होगा। वो कहते हैं ना, मेरे अपलाइन से मैंने सुना है कि कुआँ तब खोद लो जब प्यास ना लगी। प्यास लग जाएगी तो कुआँ नहीं खोद पाओगे, मर जाओगे। इट इज़ बेटर यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ बिफोर। कई बार लोग क्या कहते हैं, वो शिकिली वाला काम करने लग जाते हैं कि भाई कोई भी खतरा आ रहा है तो रेत में आप मुँह दबा लीजिए। इसकी वजह से खतरा टल नहीं जाएगा दोस्तों। उस खतरे के लिए प्रिपरेशन करिए, उस खतरे के लिए अपने आप को मजबूत करिए, अपने इरादों को मजबूत करिए, उसके सॉल्यूशंस देखिए, और आप देखेंगे उस खतरे को आप झटपट खत्म कर देंगे। जैसे रेणुका एक बहुत अच्छी बात कहती है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है, तो आप खुद एक समस्या हैं। सही बात है कि नहीं दोस्तों? तो इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना है, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से खतरे हैं। सेकंड नंबर पे कौन से विचार मेरे विकास में बाधक हैं। समटाइम्स दोस्तों, मालूम है सबसे बड़ा खतरा कौन होते हैं? हम खुद ही होते हैं, हमारी खुद की सोच होती है, हमारा खुद का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। उसको हमें बेटर करना होगा। मेरे मेंटर ने हमेशा मुझे सिखाया था कि शैलेंद्र, सक्सेस इज़ नथिंग बट ए वार बिटवीन यू एंड यू। ये जो लड़ाई अंदर चलती रहती है, वो आपके अंदर एक असफल आदमी बैठा हुआ है, आपके अंदर एक सफल आदमी बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि आप जिस आदमी को ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो आदमी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएँगी, और जिस आदमी की मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएँगी, वही आदमी जीतेगा। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव विचार दोस्तों हम सबके दिमाग में आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन उस नेगेटिव विचारों को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और पॉजिटिव विचार भी हमारे दिमाग में आते हैं और उनको अपने दिमाग पे हावी होने देते हैं, और उसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली सफलता सामने नजर आ जाती है। क्लियर है दोस्तों? ये बात का विशेष ध्यान रखिए। इसको पेन करिए, मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ, कागज पेन, कागज पेन, कागज पेन। ये जो कागज पेन है ना, ये सफल लोगों का सबसे बड़ा टूल है दोस्तों। थर्ड पॉइंट, कौन से डरों ने मुझे जकड़ रखा है? राइट? अंदाज़ा करिए, कई सारे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरे डाउनलाइन में एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं। इतना अच्छा बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं तो सब लोग उनको सुनते हैं, लेकिन वो डरते ही रहते हैं। मैं स्टेज पे कैसे आऊँ? मैं कैसे बोलूँ? मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, लोग हँसने लगे तो। अरे! कमाल है! जब आप आएँगे, बोलेंगे तभी तो बेटर होते चले जाएँगे।
मुझे आज भी याद आ रहा है दोस्तों, बीइंग ए डॉक्टर मैं 2 लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता था। अगर 4 लोग मेरे सामने आ जाएँ तो मुझे घबराहट होने लग जाती थी। मैं कभी पब्लिक स्पीकर तो बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन इस बिज़नेस ने थैंक गॉड अपलाइन, थैंक गॉड सिस्टम, इन्होंने मुझे धीमे-धीमे पेस मीटिंग में खड़ा किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर में खड़ा किया, फिर मैंने बड़ी मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया, ओपन मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया, शुरू में कुछ बीबीएस भी लिए। ऐसे कंडीशन आप अंदाज़ा करके देखिए धीमे करके हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता चला गया। दोस्तों देखिए, शुरू में क्या होगा मैक्सिमम हार ही तो होगी, लेकिन अगर उस हार से भी हम सबक ले लेते हैं, तो वो हार कहाँ रही? वो तो हमारी सीढ़ी बन गई हमारे सक्सेस की। सही बात है कि नहीं? तो कौन से डर हैं उसको सबसे पहले डायग्नोज़ करिए, वरना तो समय यूँ निकल जाएगा और आप ये नहीं समझ पाएँगे कि डर है कौन से आपके। और फिर एक-एक करके उन डर को हटाना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा डर मैं यही देख रहा हूँ कि अरे मैं कैसे बात करूँ? कई लोगों को फ़ोन जब अप्रोच करना होता है तो फ़ोन लगता है कि जैसे वो पता नहीं कितना बड़ा वेट लिफ्टर की ज़रूरत है। वैसे वो आराम से बात करेंगे, है ना? रिश्तेदारी की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, पिकनिक की बात करेंगे। लेकिन जब किसी को अप्रोच करना होगा तो उनके लिए फ़ोन इतना भारी हो जाएगा कि उठा ही नहीं पाएँगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये आपका डर है, अगर ये आपकी वीकनेस है, तो उठाइए ना, खटाखट करना शुरू करिए। याद करिए जब हम छोटे थे, हम लोग मैथ्स कम से कम मेरी तो बहुत खराब थी। लेकिन मुझे याद आ रहा है मुझे ऐसे टीचर मिले उन्होंने कहा देखो जिस सब्जेक्ट से तुम्हें डर लगता है, उसको सबसे ज़्यादा समय देना शुरू कर दो। और देखो वो तुम्हारे सामने कैसे बीघा बिल्ला बन जाएगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो भी चीज़ हमारे एमबीए में है ही क्या 4 बेसिक्स 9 4 स्टेप्स। इसमें से जो भी स्टेप पे आपको डर लगता है, वो डबल करना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे आपका वो डर निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका डर कौन-सा है। चौथे नंबर पे, कौन से लोग मेरी प्रगति में बाधा बनते हैं? वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, समटाइम्स मैं आपको क्या बताऊँ, कभी-कभी हमारे बहुत ही नज़दीकी, बहुत ही अपने जो होते हैं, वो हमारी सफलता में बाधा बन जाते हैं। वो बुरे लोग नहीं, लेकिन असल में उनकी सेल्फ इमेज खुद की बहुत कम होती है, इसीलिए वो आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी सूरत में फेल हो जाएँ या गिर जाएँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आप किसी बहुत ही अच्छे रिश्तेदार के पास जाइए और आप उनसे कहिए कि भाई मैं 5 साल में जो है एक वो होंडा सिटी खरीदने का प्लान कर रहा हूँ। और अगर उनके पास नहीं है या आपके परिवार की फाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आपसे क्या बोलेगा? "अरे नहीं भैया, थोड़ा बच के रहो, थोड़ा सावधानी से रहो, है ना? वरना क्या होगा कि जो है वो भी खो बैठोगे।" नतीजा क्या होगा कि आपका मॉरली डाउन हो जाएगा। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बचत करनी है। मुझे आज भी याद आ रहा है कि अभी लॉकडाउन से पहले एक लड़का मेरे पास आया था, ही इज़ अ प्रोस्पेक्ट और उनको मैंने प्लान दिखाया, ही इज़ ए एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त लड़का था, मुझे उससे मिलके बहुत ही खुशी हुई, वेरी टैलेंटेड। और हुआ क्या कि जब वो प्लान देख रहा था तो ही वाज़ जस्ट शेकिंग, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने कहा कि ये प्लान अगर मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो मेरे सीनियर्स जो हैं वो 10 साल में जो अचीव कर रहे हैं, वो तो मैं 10 महीने में यहाँ पे कर लूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना आईडी प्रूफ ले आओ, एड्रेस प्रूफ ले आओ, चलो तुम्हारी जॉइनिंग कराते हैं। और दोस्तों वो गया तो आया ही नहीं। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कहाँ रह गया? बोले वो बगल वाले अंकल मिल गए थे, उन्होंने कहा कि तुम इतने खुश क्यों हो? तो मैंने बताया कि मैं एमबीए का प्लान लेके आ रहा हूँ। तो बोले देखो ये जो बाल हैं ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, ऐसे लोग बहुत सारे सपने दिखाते हैं और उसके बाद वो सपने पूरे नहीं होते हैं, उसके बाद तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल से भी नीचे चले आओगे। तो मैंने उससे सिंपल पूछा कि उनके पास कौन-सी गाड़ी है ये बताओ मुझे। तो उन्होंने बताया उन अंकल के पास विजय सुपर स्कूटर है। मुझे सर्च करना पड़ा गूगल पे ये विजय सुपर स्कूटर कौन-सा होता है, बाद में मालूम चला कि वो स्कूटर बंद हुए लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। और दैट मैन इज़ एडवाइजिंग टू ए ब्राइट बॉय कि तुम्हें अपने सपनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बताइए। और वो लड़का इस बात को माना। तो मैंने उससे सिंपल कहा, मैंने कहा भई तुम्हें ब्रेज़ा चाहिए या फिर तुम्हें वो स्कूटर चाहिए? तो बोले ऑब्वियसली मुझे जो है ब्रेज़ा चाहिए। तो बोले तो फिर आ जाओ। तो समटाइम्स दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से लोगों को आपको कट ऑफ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के एसोसिएशन में आने के बाद वो अपना पूरा टैलेंट स्वाहा कर देते हैं दोस्त। तो प्लीज़ आप इनसे बहुत ही होशियार रहें। आगे चलते हैं। अब लिखे गए आपके इन जवाबों को 2-3 बार तसल्ली से पढ़िए। आई एम रिपीटिंग इट दोस्तों। आपने जो भी जवाब लिखे हैं, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार तसल्ली से पढ़िए, सो दैट आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकें कि आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। इस हिस्से में जितने भी जवाब हैं, उन सब आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपके सहायक तत्व हैं। मानते हैं इस बात को? जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़रूरी है, उस स्ट्रेंथ को और बढ़िया करिए। इससे आपके जो भी लक्ष्य हैं, उसको हासिल करने में आपको सहायता मिलेगी। डब्ल्यू, डब्ल्यू वाले हिस्से में लिखे हुए जवाब आपकी सफलता और अच्छे काम में बाधक तत्व हैं। आपको अब अच्छी तरह पता चल गया है
कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको अच्छी तरह पता चल गया है कि आप जो सफल होना चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य है, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इन कमजोरियों से कैसे निपटते हैं। मे बी आपको कोई मेंटर मिल सकता है, आपको कोई किताब मिल सकती है, आपको कोई सीडी मिल सकती है, जो आपकी ये सारे वीकनेस को ओवरकम करे। मुझे आज भी याद आ रहा है, मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी बचपन में, कि दोस्तों अगर आपके पास केवल लंच के पैसे हैं और एक किताब आपके सामने बहुत ही बेहतर है, तो लंच को स्किप कर देना, वो किताब खरीद लेना। क्योंकि वो किताब हो सकता है हज़ारों लंचों का इंतज़ाम आपके लिए कर दे। दोस्तों जब मैं तरीका ये ज़िंदगी में अपनाया, तो यकीन मानिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इतना फ़ायदा हुआ, आज ये सिंपल टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बार के लंच स्किप करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन आपको मिल जाए, वो एटीट्यूड आपको मिल जाए, वो सॉल्यूशन, वो समाधान आपको मिल जाए, तो सोचिए आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा। नेक्स्ट, ओ। ओ हिस्से में लिखे हुए जवाब आपके लिए सफलता के द्वार हैं। यकीन मानिए। क्योंकि एक अपॉर्च्युनिटी आती है और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये आपके लिए सफलता के द्वार के रूप में है अवसर। उनको नज़रअंदाज मत करिए, उनको पहचानिए, क्योंकि ये द्वार कभी-कभी ही खुलते हैं दोस्तों। इसीलिए आपके सामने लिखे हुए ओ हिस्सों के जवाबों को अच्छी तरह से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, जिससे कि आप जान सकें कि आपके लिए अवसर कौन है। और केवल जानने से कुछ नहीं होगा, आपको उन अवसर का फ़ायदा भी उठाना है दोस्तों। तो ये फ़ायदा उठाने से मतलब ये है मेरा कि कोई भी चीज़ जो अवसर के रूप में आपके पास आया है, जब तक आप उसे करेंगे नहीं, जब तक उसे आप एक्शन में नहीं लाएँगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा है नहीं दोस्त। लास्ट में टी, टी हिस्से के जवाबों को पढ़ें। ये सभी आपकी सफलता की राह में काँटे हैं, जिनसे आपको बचना है। जैसे आप देखते हैं कई बार स्कीम आ जाती है हमारे बीच, वो मुश्किल से 6 महीने, साल भर, 2 साल ही चलने वाली है। लेकिन कई बार आपकी टीम के कई सारे लोग गुमराह हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि हम एक अच्छे लोगों से हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए कि क्या आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तभी ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप रेगुलर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कोई भी स्कीम, कोई भी आदमी आपके और उनके बीच में भांजे नहीं मार सकता। तो इसका विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, अपनी टीम से, अपने परिवार से हमेशा कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि टीम इज़ नथिंग बट ए फैमिली। जैसे कुलदीप देसाई हमेशा कहते हैं, इफ यू कैन रन ए फैमिली, यू कैन रन द बिज़नेस। सही है इस बात का? तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है। अब दोस्तों मैं वीडियो पे आ जाता हूँ इसको क्लोज़ करके। या तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज का प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगा होगा, और ये जो स्वॉट एनालिसिस है, ये इतनी कमाल की चीज़ है कि यकीनन तौर पे आपको हर महीने नई ऊँचाइयों पे लेके जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप ईमानदारी से अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे, ईमानदारी से उनका समाधान ढूँढेंगे और ईमानदारी से उन सारी चीज़ों को एक्शन में लेके आएँगे दोस्तों। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। बाय बाय।